बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, एक और नए दिन का आगाज हो चुका है और एक्सप्रेसो भी ट्यून हो चुका है। आई एम इमरान हसन एंड आई एम अर्मिला हसन। हमेशा की तरह आज भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल खैरियत से हो, जो जो आपने सोचा है वो सब पूरा कर सके और भरपूर एनर्जी के साथ। वाह, कितनी शुभकामनाएं और दुआएं आपके लिए। अच्छी बात है, अच्छा दिन होना चाहिए क्योंकि मौसम अब अच्छा हो गया और दिन चूंकि छोटा हो गया तो इसलिए काम करने के लिए वक्त बहुत कम होता है। बहुत सारे लोग जो दफातर में जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि दिन कम हो गया, लेकिन वो लोग जिनके बिजनेसेस हैं उनको कंपैरेटिवली लगता है कि डेज थोड़े। इस मौसम में सबसे मुश्किल काम जो लगता है ना कि वो सुबह सुबह उठना है। मतलब ये जैसे जैसे मौसम या सर्दी आ रही है और फिर आपको पता हो, आप रियलाइज करें कि आप इतने अच्छे कूजी से ब्लैंकेट पे बैठे हुए और आपको उठ के सुबह ऑफिस आना है। और सबसे बेहतरीन वक्त वो होता है जब एक दफा अलार्म बजे और फिर 5 मिनट के बाद फिर बजे और उसके बीच का जो वक्त होता है सोने का, दैट्स द बेस्ट टाइम। बट आई होप कि आप उठ गए, आपकी सुबह हो चुकी है और आज के दिन का आगाज बाकायदा तौर पे हो चुका है। बहुत सारे लोगों का अब आगाज हमारा शो देखकर होता है, वो कहते हैं कि एक्सप्रेसो शुरू हो गया तो हमारा दिन शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आगे बढ़ते हुए आज के पोल की बात करते हैं। और पोल हमारा ये है कि जो हुकूमत ने जो तालीमी इदारे कोरोना की वजह से बंद करने का या जो भी उनके मुशावरत का सिलसिला है, जो भी मामलात है, क्या वो फैसला उनका दुरुस्त है या नहीं है, तजवीज़ जो बिल्कुल दी है, क्या ये फैसला दुरुस्त है या नहीं, इस हवाले से आपने अपनी राय का जो खुलकर इजहार करना है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपकी टीवी स्क्रीन फ्लैश हो रहा है, आप व्हाट्सएप नंबर पे अपनी राय से आगाह करें। शो के एंड पे हम पोल के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। और हेडलाइंस कोरोना की दूसरी लहर, कौमी राब्ता कमेटी ने मुल्क भर में 300 से ज्यादा अफराद के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। तालीमी इदारे कब बंद करने हैं, वफाकी वजारत तालीम ने सूबों को तजावीज भेज दी। हुकूमत की माशी पॉलिसियों के असरात, फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलने से मजदूरों का बहरान पैदा हो गया। इंतजार की घड़ियां खत्म, 21 साल के बाद कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर आने को तैयार। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की। सेगमेंट सफर है शर्ट में देखिए पाकिस्तानी को पहमा अब्दुल जोशी के पसुकोंस पहाड़ सर करने की कोशिश। ACCA में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला होंगे एक्सप्रेसो के। अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब को भी जरा मौसम बता देते हैं और फिर शेख साहब से सवाल से बात करते हैं। बिल्कुल, लाहौर के मौसम की बात करेंगे तो लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 रहने वाला है, जबकि मिनिमम जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा वो 9 होगा। मुजफ्फराबाद की बात की जाए तो जो मैक्सिमम दर्जा हरारत है वो 13 है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है 5 डिग्री। जिक्र होगा ज़ियारत का, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि बात करें हम हैदराबाद की, जो कि कराची के साथ सिंध का कदरे गर्म शहर है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 जबकि कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड अगले 24 घंटों के लिए रहने वाला है। सो दिस इज़ अबाउट द वेदर। और अब हम बात करते हैं सर्कुलर रेलवे की आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर में बात करेंगे शहर कायद की। तो आज कराची के शहरियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बरसों पुराना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कोशिशों ने 21 साल से बंद कराची सर्कुलर रेलवे आज से दोबारा बहाल करने का फैसला किया था और ये बहाल हो रही है। पटरी बिछ गई है, ट्रेन और बोगियां भी आ गई हैं। वफाकी वजीरे रेलवे शेख रशीद दिन 11 बजे सिटी स्टेशन पर कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह करेंगे। बिल्कुल, और शेख रशीद साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन भी हैं। गुड मॉर्निंग शेख साहब। बड़ा दिन है कराची के लिए, बहुत लोगों ने इसका इंतजार किया, मुकम्मल तौर पर तो अभी बहाल नहीं हुई। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो इब्तदाई तौर पर आपने इक़दाम किए हैं, इसके हवाले से हमारे देखने वालों को बताइए और ये भी बता दीजिए कि मुकम्मल तौर पर कब तक ये ऑपरेशनल हो पाएगा। देखें जी, क्रेडिट गोज टू सुप्रीम कोर्ट। जितना भी काम हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अवामी मफाद के फैसले के तहत हुआ है जी। और ये बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है यहाँ पे, और इसके बावजूद हमने सिंध हुकूमत के साथ हमारा पूरा ताउन है। ये तीन फेसेस में करेंगे। एक फेसेस में आज कर रहे हैं, दूसरे में 30 दिसंबर करेंगे। साल 1.5 साल लग जाएगा जी, क्योंकि ओवर ब्रिजेस बनाने हैं, सिंध गवर्नमेंट ने अंडर ब्रिजेस बनाने हैं, कब्जा छुड़वाना है। और कब्जा छुड़वाने के लिए भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक सुप्रीम की सपोर्ट है और ये सिंध गवर्नमेंट ने करके देना है।
ये 25 साल बाद ये ट्रैक, ये बुकिंग सारी हमने खुद बनाई है, वरना खड़े खड़े भी लोग सामान निकाल लेते हैं रेलवे में, आपको पता बड़े हालात अजीब होते हैं। हमने कहा ट्रैक पे तो चले ताकि कुछ ना कुछ लोगों को सहूलत मुयसर हो। इंशाअल्लाह ताला 3 फेजेस में करेंगे। एक फेज आज कर रहे हैं 50 से लेके सिटी तक, फिर 14 किलोमीटर हमने खाली करवाया। उस पे इंशाअल्लाह 30 दिसंबर को शुरू हो जाएगी ये, और साल 1.5 साल में इंशाल्लाह ये सारे ब्रिजेस और जो हमारे क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग पे भी हमने जंगले लगाने हैं, वो भी लग जाएंगे। और इंशाल्लाह कराची वाले अच्छी खबर सुनेंगे, और ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ। अच्छा शेख साहब, चूंकि अभी आपने मुश्किलात का जिक्र किया, ऑब्वियसली आपको भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और प्रॉपर कल सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कॉर्पोरेशन के बगैर कोई भी चीज मुमकिन नहीं होती, और ये वाली सिचुएशन में तो जब एक चीज 21 साल से बंद है और उसको दोबारा से बहाल करना नो डाउट एक डिफिकल्ट टास्क है। क्या किसको क्रेडिट देंगी, और इसके जो आप 3 फेजेस कह रहे हैं फर्दर, इस पे किस तरह से वर्किंग की जाएगी? मैं तो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को ही दूंगा जी। 25 साल से बंद पड़ा ट्रैक सारा, अब खोल रहे हैं। इसमें कचरा है, सारे स्टेशनों तक भी लोग सामान उतार के ले गए हैं, उसके भी ठेके देने हैं, ठेके का भी एक पेपरा कानून है। तो इंशाअल्लाह ताला ये काम शुरू हो गया है। हमने कहा कि शुरू हो जाए से फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होता जा रहा है। जैसे जैसे सिंध गवर्नमेंट हमें जमीन क्लियर करके देती रहेगी, हम ये KCR वहां तक बढ़ाते चले। शेख साहब, रेल तो बड़ी VIP लग रही है, और आपने ये भी कहा है कि ऑरेंज लाइन से ये बेहतर होगी, क्या ऐसा ही है? कोशिश तो यही है, हमने खुद बनाई है, वो बाहर गैर मुल्की बनी हुई है, ये हमने खुद ठीक की है, खुद बनाई है। और दुआ करें अल्लाह ताला कराची के मसलों में हमारी मदद। रेलवे के तो पैसों वगैरह के और वसाइल के बड़े मसले हैं, खसारा भी है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ दिन पहले, उसके बावजूद इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे रन होगा? और क्या आने वाले वक्त में शेख साहब कुछ ऐसा भी इम्कान मौजूद है कि इसको कई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत? जरूर, इसके बगैर तो गुजारा नहीं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं। सही है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो तजावज़ात का मामला है, आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट कराएगी, पिछले भी ग्रीन लाइन की भी बात करें तो मामला लटका रहा सिंध और वफाक के दरमियान। इस सूरत हाल को लेकर जो लोग महरूम हुए शेख साहब अपने घरों से, कुछ स्कूल्स भी तबाह हुए, आप तो बड़े स्कूल्स बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? चीफ जस्टिस साहब ने हदायत दिया कि इनको आबाद भी करें। अब ये सब लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, आप ये कहें कि इनका मसला, हमें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग भी सारे इनके साथ हैं, सारी पार्टियों के। तो हमारे लिए बड़े मसाइल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ, काम सिंध गवर्नमेंट करेगी जी, और सिंध गवर्नमेंट से हमारे लोग भी मिल जाते हैं। ये ताजोरी हाइट्स और ये और वो सब रेलवे की जमीनें हैं, सब लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, और 25 साल से इन्होंने कब्जे किए हैं। तो अब जब ये सिंध गवर्नमेंट इसको खाली करेगी या जो कुछ भी करेगी, आज मीडिया बड़ा स्ट्रांग है, सब लोगों के नोटिस। चलें, आपकी मौजूदगी से जरा फायदा उठाते हैं, इसकी तो मुबारकबाद हमने आपको दे दी। वजीर आजम आज बड़ा अहम दौरा करने जा रहे हैं, पहला दौरा है उनका अफगानिस्तान का, और खासतौर पर अमरीकी इलेक्शन के बाद हम बात कर रहे हैं। कितना अहम इमरान खान साहब का शेख साहब ये दौरा है, और आप पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को इस दौरे के तनाजुर में कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त में, जब सदारत भी चेंज हो रही है अमरीका में? हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन ऐसी है जी कि किसी से हम बिगाड़ नहीं सकते, और अफगानिस्तान में दिलचस्पी है। अब सुपर पावर की जो बात उनको पहले समझ नहीं आई थी, वो अब समझ आ रही है कि वो बेहतरी की तरफ और अच्छे तल्लुकात की तरफ जाना चाहते हैं, फौजें वापस लेकर जाना चाहते हैं, और सारी दुनिया में एक जंग का माहौल बना हुआ है। आज देखें, कल इसराइल और शाम का भी एक झड़प हुई है। तो ये सारी सूरत हाल में अफगानिस्तान, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमने बाढ़ भी लगाई है, ईरान से भी हम बाढ़ लगा रहे हैं। सही। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आज ये दौरा कामयाब होगा इमरान खान। और इस पे ओपोजिशन कोई सियासत नहीं करेगी इस दौरे को लेकर? क्या करेगी जी, गिलगित बल्तिस्तान में वोटें उनकी ज्यादा है, लेकिन कैंडिडेट उनका कोई नहीं, इसलिए कि आपस में इलेक्शन लड़े हैं, 21 कैंडिडेट आपस में लड़ते रहे, फिर आके माना बनाते हैं। कल मरियम साहिबा ने तो तौबा तौबा कर दी, उन्होंने कहा तो बड़ी इबरतनाक रवैया रहा है वोटर्स का PTI के साथ। सर जी, मसला ये है, गिलगित बल्तिस्तान में जैसे इलेक्शन हुए हैं, मैंने जिंदगी में पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन नहीं देखे। लोगों ने टोपियां दूसरों अपनी पार्टी की पहनी हुई थी, बैठे हुए दूसरों के जलसे में थे। ये पंजाब में नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा लोगों ने सेंसिबल होने का सबूत दिया। अगर ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को भी ऐसे कहेंगे तो अगले साल आजाद कश्मीर के इलेक्शनों को भी ऐसे ही कहेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के हवाले से आपने खुद भी फेस किया, और आपने कहा था कि अभी तक गुजर रहे हैं उस मुश्किल से। इस वक्त ये जो इज्तिमात हो रहे हैं NCOC ने, और कल हाई कोर्ट ने भी कहा कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन बजिद है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम नहीं मानेंगे, हम अपने जलसे जुलूस करेंगे। इस पे जरा राय दे दीजिए आप अपोजिशन के रवैये की। गुजारिश ये है कि इनका अपना बच्चा बीमार हो तो इनका कलेजा फटता है,
पड़ोसी का बच्चा बीमार हो तो इनके सर में दर्द होती है। ये मसला इनको सिर्फ अपनी जात से गर्ज है, ये पछताएंगे और लोगों को अपनी जिम्मेदारी का खुद सबूत देना चाहिए। थैंक यू। ठीक हो गया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सुबह सुबह किया। और अभी हम कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से बात कर रहे थे। आज 11 बजे इसका इफ्तिताह होने वाला है और शेख रशीद इसका इफ्तिताह करने वाले। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं काशिफ हुसैन साहब। काशिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं? बल्कि आप रेलवे उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे आज इफ्तिताह होने वाला है। क्या आप गहमा गहमी देख रहे हैं? कब इफ्तिताह होगा? लोग आए हैं? किस तरह का एक बड़ी सजी ट्रेन है जहाँ पे आप खड़े हैं, जरा ये भी बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिटी स्टेशन में मौजूद हूँ। कराची की अगर बात की जाए तो शायद 20 से 30 साल हो चुके हैं कराची के अंदर कोई बड़ा मंसूबा उसका इफ्तिताह नहीं हुआ। तो कराची के शहरी शायद खुशियां मनाना भूल गए थे, लेकिन पाकिस्तान रेलवे ने ये मौका कराची के शहरियों को दिया है कि एक सफरी सहूलतों का यहाँ पर आगाज़ किया जा रहा है। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम के बारे में आलमी जो तहकीकी इदारे, मालियाती इदारे, वो भी अपनी रिपोर्ट्स के अंदर वक्तन फवक्तन ये कहते रहे हैं कि कराची को काबिल रिहाइश शहर बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलतों को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान रेलवे का इकदाम बहुत दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पाकिस्तान रेलवे ने ये काम किया, लेकिन यहाँ पर टीम वर्क का फुकदान नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल ट्रैक सर्कुलर रेलवे का वो तो बहाल नहीं हो रहा। लेकिन ये शानदार बोगियां यहाँ पर तैयार हैं जो कि 11 बजे यहाँ से रवाना होंगी। लोगों के क्या जज्बात है? कराचीइट्स बहुत ही, हम तो पता नहीं किन इलाकों की महरूमी की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट को लेकर जितना महरूम कराची रहा। आपने ब्लूमबर्ग का रेफरेंस आप दे रहे थे, ब्लूमबर्ग ने लिखा था कि बदतरीन निजाम है ट्रांसपोर्ट का, जिसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि 80 बसें वगैरह खरीदी जाएंगी। तो लोगों की क्या राय है सर? आप लोगों से बात हुई आपकी, कैसे देख रहे हैं लोग इसको? देखिए, एक वाकया जो मैं आपको बताऊं कि 2 साल कबल यहाँ पर रेलवे ट्रैक के साथ पुरानी आबादी मौजूद थी। तकरीबन 40-50 साल से वो लोग रेलवे ट्रैक के साथ रह रहे थे। इस वक्त भी वो आबादी यहाँ पर मौजूद हुई। जब रेलवे का महकमा वहाँ पर उनके मकानात गिराने के लिए सिंध हुकूमत के साथ मिलकर पहुंचा, तो वहाँ के लोगों का ये कहना था कि कराची की तरक्की के लिए, कराची के शहरियों की आसानी के लिए अगर हमारे घर गिराए जाते हैं, हमें बेघर किया जाता है, तो हम ये कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। तो कराची के लोगों के अंदर कुर्बानी का जज्बा इस हद तक है। लेकिन क्योंकि मैं दोबारा कहूंगा कि एक मजबूत टीम वर्क की जरूरत है, जो कि अब भी अगर किया जाए तो जल्द से जल्द ये सर्कुलर बहाल की जा सकती है। कराची के शहरियों की अगर आप सेंटीमेंट्स की बात करते हैं तो कराची के शहरी जिस जगह उनको 1 घंटे में पहुंचना होता है वो 3 से 4 घंटे में पहुंचते हैं। तो यकीनी तौर पे खुश होंगे आज। काशिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अर्ली मॉर्निंग हमें अपडेट भी दी। मजीद भी बात होती रहेगी आने वाले वक्त में। काशिफ साहब हमें बता रहे थे कराची के लोग खुश हैं, परेशान भी तो बहुत रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का निजाम ही नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक कराची का। खैर, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। एक्सप्रेसो में एक बार फिर आपको खुशामदीद। और अब बात करेंगे कोरोना वबा की दूसरी लहर के हवाले से। तो कोरोना वबा की जो दूसरी वेव है उससे निपटने के लिए वफाकी और तमाम सूबों की हुकूमतें अपनी अपनी सतह पर इकदाम उठा रही हैं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने भी तालीमी इदारों के अंदर कोरोना एसओपीज को बड़ी हद तक फॉलो भी करवाया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कोरोना की दूसरी लहर में जिस हद तक खौफनाक तरीके से इजाफा हुआ है, यौमिया केसेस की बात की जाए 500 से बढ़कर 2000 तक पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर हम इसे जो कहा जाए कि ख़ुसूसन इस बात की तलकीन की जा रही है कि आप लोग एसओपीज़ का ख्याल रखें और जो जो इकदाम उठाए जा रहे हैं। इधर पीटीएम की भी बात की जाए तो कोरोना से मुतल्लिक हुकूमती फैसलों को मानने से इनकार किया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 300 से ज़ायद अफराद के तमाम आउटडोर पे जो पाबंदी आयद है इज्तिमात पर बिल्कुल इंडोर्स हाईकोर्ट कर दी है। इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद जफर मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। अगर हम कोरोना वबा की दूसरी वेव के हवाले से बात करें तो आपको लगता है कि जो हुकूमत फैसले कर रही है क्या ये बर वक्त है, और जिस तरह से एसओपीज़ पर अमल दरामद के हवाले से खसूसन तलकीन की जा रही है, क्या ये किसके हवाले से मजीद कोई स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है? जी बहुत शुक्रिया। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही है। मेरा ख्याल है जी कि फैसले तो दुरुस्त हैं, लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी दानिश में, ये थोड़े ताखीर से हुए हैं और नाकामी हैं। इसलिए कि ये बात, क्योंकि केसेस हमारे यहाँ और डेथ की जो अपवर्ड रुझान है ये तो तकरीबन पिछले 10 हफ्ते से बढ़ रहा है और साफ नजर आ रहा था कि ये केसेस बढ़ेंगे क्योंकि पूरी दुनिया में सेकंड वेव आई हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा अर्ली करना चाहिए था और अब जो किया तो इसमें
थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि की जरूरत है। और ये तो मैं इसकी तो बहुत ही ज्यादा मुझे अफसोस है इस बात का कि जो पीएम ने ऐलान किया है जी कि वो डिफाई करेंगे और वो मानेंगे नहीं गवर्नमेंट की ये रेगुलेशन कि जो उन्होंने बैन किए हैं जो मीटिंग्स हैं या दिल से जुलूस जो है। ठीक है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि लोगों की जिंदगियां जो हैं वो सबसे अहम है और सियासत कुछ देर के लिए साइड पे करके लोगों की जिंदगी के बारे में। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोर टीम का हिस्सा थे, इनफैक्ट लीडिंग शख्सियात में से थे जो कि पहली वेव के अंदर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रही थी। इस वक्त ये जो सेकंड वेव है, एक तो इसकी सेंसिटिविटी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें, कैसे देख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हम इस वक्त जिस तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझते हैं कि उसके अंदर कुछ एडिशन या कमी होनी चाहिए उन फैसलों को लेकर? इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। देखिए जी, मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि 3 चीजें हैं। फैसले थोड़े लेट हुए हैं, फैसले नाकाफी हैं और इनके अंदर इब्हाम भी। अच्छा, इब्हाम से आज से देखें, ये जो है कि जी आप अब तो खैर बैन कर दिया, लेकिन अब तक कि जी 300 लोग जो हैं वो कर सकते हैं अटेंड इस तरह ये शादियों के फंक्शन। ये कौन चेक करता है कितने लोग हैं और कितने लोग SOP करते हैं? मतलब ये इसमें जरा क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ एक्ट होनी चाहिए। और दूसरी बहुत बड़ी चीज नजर आती है, मैंने आपको एक मिसाल दी है और भी मिसालें हैं। एक और जो बड़ी अहम चीज है मैं समझता हूँ, वो पिछले 5 माह में हमें अपने जो टेस्ट हैं पर डे बहुत ज्यादा चाहिए था, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो आज से तकरीबन 5 साल पहले 5 पहले, ये 4 महीने पहले जो नंबर था डेली टेस्ट का, वही तकरीबन अब आप कह रहे हैं कि उसको भी बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं बढ़ेगा तो आप ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ कुछ डॉक्टर साहब हम कुछ इस हवाले से भी बात कर लें कि अभी जो हम कोरोना SOPs की या हुकूमत तलकीन कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन के बगैर और कारोबार जारी रखे जाएं और इन तमाम सिचुएशन के साथ हम कोरोना वबा पे काबू पा सकते हैं, जबकि सेकेंड वेव बहुत वर्स्ट है? जी देखें, अगर सही फैसले किए जाएं और उनके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए तो कोई वजह नहीं कि जनरलाइज लॉकडाउन करने की जरूरत पड़े। लेकिन अगर हम फैसलों को डिले करें, वो नाकाफी हों, बरबत ना हों, उनमें इब्हाम रहे, तो फिर यकीनन आप अपने आप को इस पॉइंट की तरफ लेकर जा रहे हैं कि अल्टीमेटली आपको फिर जब इतनी अमवात होनी खुदा ना खास्ता शुरू हो जाएंगी तो फिर आपके पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड पे ये भी हमें एक तो हम तो अपनी तरफ से मैसेज दे ही रहे हैं, मुसलसल इंडोर्स करें, लेकिन आपको मालूम है लोग लापरवाही करते हैं। एक तो कुछ लोगों को जो देख रहे हैं उनको आप कुछ कहना चाहें इस प्लेटफॉर्म से, नंबर 1। नंबर 2, आपने अपोजिशन के हवाले से एक ट्वीट भी किया था, मैंने कल कोट भी किया था अपने शो में, जिसमें आपने कहा था कि इसमें ज्यादा पाकिस्तानी मर सकते हैं। बड़े हार्ड अल्फाज आपने इस्तेमाल किए थे और खतरनाक भी। तो आप अपोजिशन के इस रवैये के ऊपर भी कह दीजिए, बता दीजिए कि इस पे आपकी क्या राय है, जो वो कह रहे हैं कि हम जल्द से करेंगे। जी, मैंने कल जो ट्वीट की थी वो मैंने जानबूझ के सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे ताकि बहुत बराह रास्त लोगों को समझ आ सके कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली दिस इज द रियलिटी। अब आप उसको सुबह को कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देयर विल बी मोर लोग, ज्यादा लोग मरे। अच्छा, अब बात ये है कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली स्पीकिंग जो जिन चीजों के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपोजिशन, बेसिकली अगर आप उसको जरा गहराई से समझने की कोशिश करें तो ये अच्छी गवर्नेंस के लिए, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स के लिए काम है। मैं ये कहता हूँ कि राइट टू लाइफ जो है ना, वो सबसे मुकद्दम राइट होता है। अगर आप राइट टू लाइफ लोगों का उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते और उसके लिए काम नहीं करते और आप अपने मफादात के लिए, सियासी मफादात के लिए इस पे लगाने के लिए तैयार हैं, तो ये पता नहीं किसके साथ सियासत है। दूसरी बात ये आपने कहा कि मैं प्लेटफॉर्म से बात, देखिए बात ये है
कि इस वक्त बड़ा शोर है कि वैक्सीन आ जाएगी और पता नहीं क्या इंकलाब वैक्सीन की वजह से। देखें, CDC के जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है अमेरिका का, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने पिछले दिनों सेनेट में एक टेस्टिमनी दी है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ, और वो बहुत बड़े पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि एक वैक्सीन लगवाने की बजाय अगर आप प्रॉपरली मास्क पहने तो वो ठीक है, मतलब SOPs अगर फॉलो। जफर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का शुक्रिया। वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, हमने आगे बढ़ना है, लेकिन आपसे बात होती रहेगी। मैसेज हम आपका समझ गए। क्विक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे और क्लिक करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब बात करेंगे वर्ल्ड फिलॉसफी डे की। और आज का दिन ये फिलॉसफी डे मनाया जाता है। पहली मर्तबा अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा यूनेस्को ने 2002 में मनाया और हर साल ये दिन नवंबर में तीसरी जुमेरात को मनाया जाता है। इस हवाले से फ़लसफ़ा तनकीदी और आज़ाद फ़िक्र की जो हौसला अफजाई करता है और बेहतर दुनिया की तामीर के लिए बर्दाश्त और अमन को फ़रोग देना इस दिन को मनाने का पर्पज़ है। इंसान को 4000 बरसों से इन सवालात के जवाब की तलाश में है कि ज़िंदगी क्या है, हमारे वजूद की हकीकत क्या है और ज़िंदगी के खात्मे के बाद क्या पेश आने वाला है। और इस हवाले से इस दिन की अवेयरनेस के लिए दिन मनाया जाता है। बिल्कुल, और हम आज इसी हवाले से बात भी कर रहे हैं और आपको आगाह भी कर रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे हम अगर तहकीक की बात करें और ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ सवालात को परखने की बात करें तो कल्चर शायद विद द टाइम कम होता चला जा रहा है। दुनिया भर में बहुत बड़े फ़िलासफ़र्स, बहुत बड़े मुहक्किकीन पैदा हुए और ऐसे मुहक्किकीन और फ़िलासफ़र्स पैदा हुए जिनकी थेरीज़ ने पूरी दुनिया की डायरेक्शंस को तब्दील करके रख दिया। और हम आज की जो दुनिया देखते हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड देखते हैं, उसमें हमें यकीनी तौर पे इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या दुनिया के इतने बड़ी शक्ल के अंदर एक ऐसी सोच नज़र आती है जो किसी एक मुहक्किक, तारीखदान या फ़िलासफ़र की थी जिसने उसको सोचा और फिर उस पर अमल दरामद के बाद दुनिया को तब्दील करके रख दिया। सो बड़ा अहम दिन है वर्ल्ड फ़िलासफ़ी डे। इस हवाले से हमने इसके साथ ही एक और भी बहुत अहम दिन है और आज है जी हिना रब्बानी खर की सालगिरह। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने ज़िंदगी की 43 बहारें देख ली हैं और पाकिस्तान की सबसे पहली खातून और सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा होने का भी एजाज़ इन्हें हासिल है। स्टिल रिमेंबर जब भारत के दौरे पे गई थी, पूरे इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज दी थी। द वे शी लुक्स, द वे गुड शी लुक्स, इनके आउटफिट से लेकर इनकी ज्वेलरी, इनके बैग, इनके जूते, हर चीज को इतनी कवरेज मिली थी इमरान उस वक्त। एंड वी रिमेंबर कि ये सारा फेस जो है ऊपर से शी वाज यंग तो एट द सेम टाइम। जी बिल्कुल सही है। और हमने एक ब्रेक की जानिब जाना है, हमने लेनी है हिना रब्बानी खर साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव सो मेनी मोर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको मेरा पाकिस्तान में इस्लामाबाद के मॉन्यूमेंट पे लेकर जाएंगे जहाँ पे हिना न्याज़ी हमारे साथ होंगी, हमें बताएंगी मॉन्यूमेंट के हवाले से। ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और अब आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, बल्कि हम नहीं, हमारी साथी एंकर हिना न्याज़ी जो हमें पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की सैर करवा रही हैं। ओवर टू यू हिना। और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने मौजूद हूं और इस मॉन्यूमेंट को कौमी यादगार भी कहा जाता है। ये वो जगह है जो हमारे मुल्क के शोहदा और मुजाहिदीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाई गई। वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए, आज़ादी पाकिस्तान के लिए अपनी कीमती जानों के नजराने पेश किए। तो आइए आज मेरे साथ चल के कीजिए एक्सप्लोर मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान। नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में शक्करपड़िया की पहाड़ी पर वाक़या है। इस मॉन्यूमेंट की संगे बुनियाद कल्चरल मिनिस्ट्री के ज़ेरे इंतज़ाम 25 मई 2004 में रखी गई।
तामीराती तस्वुर ये कुल 2.8 हेक्टेयर्स रकबे पर मुश्तमिल है। इसमें ग्रेनाइट और संगमरमर पत्थर का शानदार इस्तेमाल देखने वालों को इस यादगार का असीर बना देता है। इसे जदीद फन तामीर का शाहकार माना जाता है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सकाफती रंगों की नुमाइंदगी मौजूद है। इस यादगार की 4 अहम पंखड़ियां 4 सूबों सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की नुमाइंदा हैं, जबकि 3 छोटी पंखड़ियां आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कबायली इलाका जात की नुमाइंदगी करती हैं। दरमियान में एक सितारा है जो चांद नुमा पानी के एक हौज में है। चांद पर कायदे आज़म के फरमूदात किंदा हैं। नाज़रीन, ये जो मॉन्यूमेंट है इसके 4 पिलर्स हैं और इन चारों पिलर्स को 4 प्रोविंसेस से एसोसिएट किया जाता है। इन पिलर्स के ऊपर जो आर्ट वर्क हुआ हुआ है वो काबिले दीद है। जो कार्विंग हुई हुई है वो नहायत खूबसूरत है और ये कार्विंग और आर्ट वर्क जो है वो तहरीक आज़ादी को भी रिप्रेजेंट करता है। नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मुल्क के मॉन्यूमेंट्स में से एक है। क्या आप लोग जानते हैं कि इस मॉन्यूमेंट के अलावा पाकिस्तान में और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं? आइए देखते हैं। नाज़रीन, इस मॉन्यूमेंट में 4 बड़े पिलर्स के अलावा 3 छोटे पिलर्स भी हैं। एक चांद और सितारा भी मौजूद है। इन 3 छोटे पिलर्स की, इस चांद सितारे की क्या हिस्ट्री है, हमें बताएंगे इस सेगमेंट में हमारे गेस्ट हमाद हुसैन साहब। तो आइए उनसे पूछते हैं। हमाद हुसैन साहब, इस मॉन्यूमेंट को कौमी यादगार भी कहा जाता है, मगर मुझे ये बताइए कि इस इमारत को इस तर्ज पर बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? थैंक यू जी। इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इसमें 4 जो पेटल्स बने हुए हैं ये हमारे मुल्क के 4 कल्चर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं। अच्छा। और उनके बीच में जो 3 छोटे पेटल्स हैं वो डिपिक्ट कर रहे हैं जी माइनॉरिटीज़ को, आज़ाद जम्मू कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को। और अगर ऊपर से आप देखें तो क्रेसेंट और स्टार, चांद और सितारा जी जी जी, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? चांद सितारा तो हमारा जी कौमी सिंबल है जो हमारे झंडे पे है। बिल्कुल। तो एंड क्रेसेंट ऑफ कोर्स जो है वो एक मुस्लिम आइडेंटिटी भी है और चांद और तारा तो हमारे झंडे से इंस्पायर हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमाद साहब। ये जो पिलर्स हैं, ये जो जितने भी इनके ऊपर आर्ट वर्क हुआ है, इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? ये हमारी पूरी हिस्ट्री को बयान कर रहे हैं जी। इसमें आप देखिए मॉन्यूमेंट्स हैं, इसमें बादशाही मस्जिद है, कायदे आज़म का मज़ार है। बिल्कुल। इसमें तो डिफरेंट सूबों के बिल्डिंग्स हैं और इसमें कुछ कल्चर, उसमें डांसेस दिखाए हुए हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान का पूरा कल्चर उसमें शो किया। इस लोकेशन को चूज करने का क्या मकसद था? इसकी लोकेशन पे बहुत बहस हुई थी और इसकी एक कमेटी बनाई थी उस ज़माने में प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को ये टास्क दिया गया था। इत्तेफाक से उस ज़माने में इस कमेटी का मैं भी हिस्सा था। अच्छा। तो हम 3-4 लोगों ने बहुत सारी वेरियस F9 पार्क, फातिमा जिन्ना पार्क कंसिडर हुआ था। ठीक है। मरगला हिल्स जहाँ मुनाल है वो एरिया कंसिडर हुआ था। अच्छा। और इस्लामाबाद में काफ़ी और एरियाज कंसिडर हुए, लेकिन फाइनली ये क्योंकि एलिवेटेड ग्राउंड पे था, पहाड़ी पे था, तो ये इसलिए चूज हुआ कि पूरे इस्लामाबाद से ये नजर आएगा। और यहाँ पे रेड जो है वो ईंट का इस्तेमाल किया गया, रेड स्टोन। आई डोंट नो, आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, तो आप ये अच्छे से बता सकते हैं उसकी क्या वजह है? ये ग्रेनाइट है जी। ग्रेनाइट जो है ये हार्ड स्टोन होता है जी। तो इसकी वेयर एंड टेयर कम होती है। तो आउटसाइड जिस तरह ये लगा है वेदर में, तो ये अच्छा पत्थर है। मार्बल थोड़ा ऐसे जरा मतलब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी ये बड़ा अच्छा रहता है। इट्स अ हार्ड स्टोन। थैंक यू सो मच हमाद हुसैन साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस्लामाबाद से ये सेगमेंट जो हमारा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट हमने आपको दिखाया, हमने इसको एक्सप्लोर किया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दुनिया के अजीम तरीन पहाड़ पाकिस्तान में वाक़ है। इस मुनासबत से कोह पैमाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेल होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। सफर शर्ट की इस किस्त में मिलिए पाकिस्तान के नौजवान कोह पैमा अब्दुल जोशी से और उनसे सीखिए कि पाकिस्तान में कोह पैमाई के लिए किस नौयत की तरबियत की जरूरत होती है और ये तरबियत कहाँ से हासिल की जा सकती है।
मैस्नर दुनिया का सबसे अजीम माउंटेनियर, बहुत अजीम कोपैमा जिसने दुनिया में सबसे पहले तमाम 8000 दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ बगैर ऑक्सीजन के सर की, अल्पाइन स्टाइल में सर की। मैस्नर से किसी ने पूछा कि यू मस्ट बी अ ब्रेव माउंटेनियर, आप एक बहुत ही दलेर इंसान है जिन्होंने ये 8000 बगैर अल्पाइन स्टाइल के साथ की हैं, बगैर ऑक्सीजन की हैं। उसका जवाब हमारे लिए हमेशा मशअल रहा है और हर माउंटेनियर के लिए मशअल रहा है। उसने कहा था कि अ ब्रेव माउंटेनियर इज़ अ डेड माउंटेनियर। आपको किसने कहा है कि इस स्केल के पहाड़ों के साथ दलेरी हो सकती है? इसके साथ कैलकुलेटेड चलना पड़ता है। सो मैस्नर जैसा अजीम कोपैमा जिसने ये तमाम चोटियाँ सर की और नांगा पर्वत को 3 दफ़ा सर किया, इस दुनिया में एक गांव शिमशाल है गिलगित बल्तिस्तान, और इस शिमशाल का एक बासी है अब्दुल जोशी, जिसके सर में ये सौदा समाया और एक ऐसा जोश उसके अंदर पैदा हुआ। उसने कहा मैंने पसुकौन सर कर लिया। पसुकौन से जो लोग वाकिफ़ हैं उनको पता है कि ये एक दफ़ा हार्डली बैक साइड से किसी हवाले से सर की है, लेकिन फ्रंट साइड से किसी ने आज तक इस बात का ख्याल भी किसी के ज़हन में नहीं आया कि पसुकौन सर की जा सकती हैं, बिकॉज ये बहुत वर्टिकल्स हैं, रॉक क्लाइंबिंग है, बहुत टेक्निकल है। जोशी कहाँ तक गए, वो अपने साथ कैमरा और वो सारी उनकी टीम लेके गई थी। वो वहाँ से जो उन्होंने तस्वीरें खींची हैं पसुकौंस के ऊपर जाके, वो एक बहुत बड़ा असास है। और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि पसुकौंस के ऊपर से बटूरा ग्लेशियर विच इज़ 5th लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, 57 किलोमीटर लॉन्ग, वो पसुकौंस से कैसे नज़र आता है, पसु गांव कैसे नज़र आता है, गुलमित कैसे नज़र आता है, गुलकिन ग्लेशियर एंड ऑल दीज थिंग्स, ये आप ऊपर से अब्दुल जोशी के कैमरे से देखेंगे। जोशी आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग का जो अगर शौक़ अगर आप पालना चाहें तो उसका इक्विपमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, वो किस कदर एक्सपेंसिव है, आप तरबियत कहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये वो तमाम अहम तरीन इंफॉर्मेशन है जो कि माउंटेनियरिंग से मुतल्लिका है। माउंटेनियरिंग वो शोबा है कि अगर पाकिस्तान के माउंटेन्स को, तादाद को, उनकी हाइट को देखा जाए तो शायद पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग सबसे नंबर 1 स्पोर्ट्स होना चाहिए था, जो कुछ वजूहत की वजह से अगर नहीं भी है, लेकिन अब वो नौजवान जो हैं जो बहुत सारी स्पीड में आना चाहते हैं, जोशी उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी टिप्स देंगे जो उनके लिए मशअल राह साबित होंगी इन माउंटेनियरिंग, माउंटेन्स पे जाने के लिए और इस शौक़ को अपनाने के लिए। साथ रहिएगा। एक शिमशाली माउंटेनियर रजब शाह से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े जो अजीम पहाड़ है क्यों सर करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जब बचपन में होता था तो बचपन में मैं अपनी मामा से या अम्मी से या बड़ों से पूछता था कि इस बड़े पहाड़ के पीछे क्या है, तो मुझे बताया जाता था कि इस बड़े पहाड़ के पीछे कराची है। आज भी मेरे अंदर वो बच्चा मौजूद है। मैं जो बड़ा पहाड़ सर करने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पर मैं कोई कराची देखना चाहता हूँ, कोई बड़ा शहर, कोई समथिंग। और तमाम पहाड़ जितने भी सर हुए, इनिशियली तजस्सुस की यही शक्ल थी कि आखिर इस पहाड़ के पीछे क्या है। अब्दुल जोशी शिमशाल से ताल्लुक़ है। जोशी, आप पहाड़ के पीछे को कराची देखने जाते हैं, मतलब क्या आपको ऐसा क्या मोटिव है? थैंक यू वकार भाई। असल में ये कि यकीन ऐसे ही है, जितनी हमारे जो पहाड़ है जितना ऊंचा है, ऐसे ही लगता है कि जब ऊपर निकलेंगे तो पूरी दुनिया, कराची तो अपने पाकिस्तान में पूरी दुनिया देख सकते हैं उस समय। लेकिन यकीनन असल जो खुदाई है, जो ताकत है, वो ऊपर से निकलना। जो सुकून पसुकौंस को सर करने का इरादा कब किया? पसुकौंस का 2 साल पहले मैंने इसके लिए प्लान बनाया था, लेकिन थोड़ा अपना कोई पर्सनली काम की वजह से टाइम नहीं मिला मुझे। फिर मैंने अपने जो मेरे साथ जो शिमशाल के अपने मेंबर्स थे उसके साथ मैंने प्रोग्राम बनाया और फिर वो लोग भी एग्री हुए इसमें। फिर हम लोग जो इस साल निकले थे जून में, तो 12 जून से लेके कोई 28 जून तक हमने ये एक्सपीडिशन कंटिन्यू रखा। ये जो 8000ers हैं, लाइक K2, नांगा पर्वत एंड ब्रॉड पीक एंड गशब्रूम, उनसे कंपेयर करें तो ये 6000er है। आप समझते हैं कि एक 8000er जो है वो निस्बतन कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है एक 6000er की, या आप समझते हैं कि पशु जो है वो वो ज़्यादा टेक्निकल है, वो ज़्यादा मुश्किल है? वैसे मैंने 8000 भी क्लाइम किया हूँ। सबसे हाईएस्ट जो मैं गया था कि K2 के केंट्री तक,
तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मैंने जो देखा हूँ वो है जो पशु कैथेड्रल है, ये काफ़ी मुश्किल है 8000 से। 8000 में ये कि उसमें एल्टीट्यूड का ज़्यादा इशू होता है, बाकी टेक्निकल का इतना नहीं है। K2 में जो बोटल नेक है वो मतलब मुश्किल है क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे है, तो उसके निस्बत जो है ना ये जो पशु कॉन्स है ये काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी टेक्निकल है जो मैंने देखा। मुझे बताइए कि आपको जब ये आप नीचे बेस कैंप आपका नीचे पशु में था, लाइक नीचे बेस पे था, और उसके बाद आप ऊपर गए, कितने दिन आप सिर्फ ऊपर नीचे यानी सिर्फ अपने आप को क्लाइमेटाइज करने में आपको कितना टाइम लगा? मुझे तकरीबन कोई 15 दिन लग गया इसमें एक्लेमेटाइज होने में। और दूसरा ये था कि क्योंकि फ्रेंड साइड से बिल्कुल नया रूट हमने बनाया और उसमें हमने काफ़ी जो रूट हमने फॉलो किया था उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। एग्जैक्टली, क्योंकि पशु कौन पहले सर नहीं हुए। K2 से लेके हर बड़ा 8000 जो है उसके बड़े रूट्स होते हैं और तमाम रूट्स जो हैं वो बड़े वेल डिफाइंड होते हैं, ऑलरेडी डिस्कवर्ड होते हैं, और माउंटेनियर्स का ये कम से कम दर्द सर इस हद तक नहीं होता कि उन्होंने कोई नया रूट दरियाफ्त करना, और जो नया रूट दरियाफ्त करते हैं वो तारीख में उनका नाम रकम हो जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की होती है। पशु कोन्स और पशु कैथेड्रल जो हैं इनको क्योंकि अभी तक सर इस साइड से हुआ ही नहीं है तो इसका रूट भी किसी को नहीं मालूम। तो ना सिर्फ कि आपने पशु कोन्स सर करना ये एक बहुत बड़ा मिशन था, बल्कि एक नया रूट दरियाफ्त करना, बल्कि पहला रूट दरियाफ्त करना ये भी एक बहुत बड़ा मिशन था। तो ये दोनों यानी आपने कम से कम ये जो रूट दरियाफ्त करने के हवाले से है, इसका आपने किस चीज़ से सहारा लिया? GPS, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़, या कैसे यानी आप? असल में ये इसमें यह था कि मैंने पहले से इसको देखा था और आगे पीछे से मैंने इसको स्ट्रगल किया था। मैंने कहा कि इसका जो असल रूट है वो देख लूँ, तो काफ़ी दूर से ये पता नहीं चलता। जब मैंने क्लाइंब शुरू किया तो उसी दौरान जो है मुझे रूट का पता चला कि मैंने कहाँ से जाना, क्योंकि ये काफ़ी इसके रीच बहुत ज़्यादा है। अगर एक रीच पे आप निकलेंगे तो दूसरे उसके पीछे हैं, और बीच से जो ना एक कट सा आता है और नाला है बिल्कुल स्टीप है। तो इसी तरह से जो ना इसका रूट जो है जब मैंने क्लाइंब किया तब मैंने इसको फाइंड किया होता है। समीना बेग जो हैं वो उनका ताल्लुक भी शमशाल से है, और समीना बेग यकीनन आपकी रिलेटिव होंगी, और समीना बेग को भी मतलब आइडिया है कि नहीं, उनको पता था कि आप पशु कोन्स या पशु कैथेड्रल आप पशु की टीम कर रही है ऊपर? जी, समीना से तो बात नहीं हो गई थी, लेकिन मिर्ज़ा भाई से मेरा बात हो गई थी इस हवाले से, उसको आइडिया था। और इसमें मैंने उनका जो है एक सहारा भी लिया था। मैंने कहा कि अगर मुझे कोई चीज़ भी अगर चाहिए होंगे तो आप लोगों ने मेरा साथ देना, तो वो भी जो है आगे जो है मेरा उन लोगों ने मेरा साथ दे दिया। नाज़रीन, अब्दुल जोशी ना सिर्फ ख़ुद माउंटेनियर हैं, क्लाइंबर हैं, बहुत आला क्लाइंबर हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने इनकी बहुत तारीफ़ लिखी है। वो जब भी इनका जिक्र करते हैं वो बड़ी मोहब्बत से करते हैं, बड़ी ललक से करते हैं और बड़ी ही जोश से करते हैं। बात यह है कि इनकी मुख्तलिफ जिहतें हैं। एक जिहत उनकी माउंटेनियरिंग खुद एक शौक़ के तौर पर एक एज़ अ गाइड ये काम करते हैं, वो मुख्तलिफ पासेस करवाते हैं। और जोशी की जो तीसरी जिहत है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है जो एज अ ट्रेनर काम करते हैं, ख़वातीन को रॉक क्लाइंबिंग सिखाते हैं, प्रॉपर उनकी माउंटेनियरिंग का जो आपके पास इक्विपमेंट है और वो सारा उससे जितनी स्किल्स हैं नौजवानों को उनसे रोशनास करवाते हैं। इस जिहत के बारे में मैं जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप अगर हमें वो तमाम इक्विपमेंट भी दिखाएं और वो किस तरीके से रॉक क्लाइंबिंग होती है। ये हमारे लिए दिलचस्पी का बायस है क्योंकि पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग उस तरीके से बहुत बड़ी स्पोर्ट्स नहीं रही। तो अगर हम किसी ऐसी साइट पे चलें जोशी जहाँ पे आप हमें ये सारा कुछ दिखा सकें, तो इज़ इट पॉसिबल? कर सकते हैं? चलें। सफर शर्त की अगली किस्त में अब्दुल जोशी हमें बताएंगे कि रॉक क्लाइंबिंग की टेक्निक्स क्या हैं और ये तरबियत कहां से हासिल की जा सकती है।
एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा हमारा इससे पहले वाला सेगमेंट। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लाहौर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला के हवाले से, जिन्होंने द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ACCA की जानिब से आलमी सतह पर सबसे ज्यादा स्कोर करने का एजाज अपने नाम किया है। मोहम्मद अब्दुल्ला की हम बात करें तो उन्होंने सितंबर में ACCA की जानिब से मुनक़िदा सितंबर 2020 में ACCA की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग SBR के एग्जाम्स में शिरकत की थी, जिसमें दुनिया के दीगर ममालिक के साथ हम बात करें तो तकरीबन 179 ममालिक के 5,27,000 तलबा इसमें अपेयर हुए थे। और इस एग्जाम के अंदर उन्होंने टॉप किया बाय पॉइंट्स पूरी दुनिया के अंदर, जो कि उनके लिए तो एक एजाज़ है ही, पाकिस्तान भी है और हमारे लिए भी है। और अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। वेलकम टू द शो अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद अब्दुल्ला। ACCA एक ऐसी चीज़ है जिसको करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन माशाल्लाह यू स्कोर्ड रियली वेल। कितनी मेहनत की, कितनी एक्साइटमेंट है, इस हवाले से बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया। और प्रेज टू गॉड, सबसे अल्लाह ताला की रहमत है कि मैं अच्छा स्कोर कर पाया, और फिर पेरेंट्स की दुआएं हैं, और फिर जो मेरे जितने रिश्तेदार दोस्त सब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो उनके सपोर्ट से मुझे वो मोटिवेशन हासिल हुई और वो जज्बा हासिल हुआ कि जिससे मैं मेहनत करता गया और फिर रिजल्ट आपके सामने आ। अच्छा, ACCA में एक आम अकाउंट्स का स्टूडेंट तो दाखिला ही नहीं लेता। एक तो डिग्री थोड़ी लंबी होती है और टफ भी होती है कंपैरेटिवली जो पाकिस्तान में डिग्रीज हैं। बिल्कुल। तो आपने क्या अपने अब्बू अम्मी के कहने पे दाखिला लिया इसके अंदर, या आपका खुद ख्वाब था? और क्या ये सोचा था कि आप टॉप कर जाएंगे, कभी ऐसा भी वक्त आएगा? शुरू से एम करे थे इसको आप? शुरू में जब मैं इंटर में था उस वक्त तो मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। अच्छा। लेकिन फिर मेरी जो सोच है उसमें तब्दीली आई। मुझे लगा कि शायद मुझे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, तो फिर मैं अकाउंटिंग की तरफ आ गया। मेरे बेसिकली फादर भी एक अकाउंटेंट है। अच्छा। तो उनसे फिर मुझे एक मोटिवेशन हासिल हुई कि मैं भी एक अकाउंटेंट बन सकता हूँ। तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी एक ऊंची पोस्ट पे जाना चाहते हैं, किसी बिजनेस में काम करना चाहते हैं, या आप अपनी खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा अब्दुल्ला, नॉर्मली ACCA इज वेरी टफ, डिफिकल्ट। आप जब पढ़ रहे होते हो और सारा कुछ, क्योंकि आप पहले भी जो आप चूज करते हो सब्जेक्ट बेसिकली, सो क्या पैटर्न्स रहे स्टडी के? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि बस 24 घंटे फिर आपको पढ़ना ही होता है। हाउ डिड यू मैनेज? आपने अपनी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और पढ़ाई किस तरह से मैनेज की? आई थिंक इसमें सबसे बड़ा रोल क्वारंटीन पीरियड का था। क्वारंटीन हो गया तो ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। तो फिर पढ़ लिया। सारा दिन घर पे रहे, तो उसमें पढ़ाई बड़ी आसानी से मैनेज हो गई। पूरा दिन था मेरे पास, तो ऐसा नहीं था कि सारा दिन मैंने पढ़ा। उसमें फिर दोस्तों वगैरह के साथ, क्योंकि फिजिकली तो मिल नहीं सकते थे, उस पर वीडियो कॉल्स कर ली या कोई अर्तुरुल देख लिया या इस तरह करके। अच्छा, यू डिड वॉच दैट एज वेल? मतलब मुझे लगता है बहुत सारे देख के भी आप टॉप कर सकते हैं। मतलब ये भी सही है। बिग डील, दैट्स अमेजिंग। स्पोर्ट्स वगैरह भी साथ चलती रही और सोशलाइजिंग आम दिनों के अंदर चलती रही? या बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स को देख के यही लगता है कि हर टाइम बस पढ़ते रहते होंगे ये लोग, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने वाकई कामयाब होना है तो आपको अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करना है। आपको स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेना है, आपको करंट अफेयर्स में भी इंटरेस्ट लेना है, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेना है, और सोशलाइजिंग भी करनी है। बिल्कुल, आप सब कुछ करेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। You must know something about everything, not everything about something. इस टाइप का कुछ करना पड़ता है। कोई एक फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन हर फील्ड के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो ACCA की डिग्री है, पाकिस्तान में स्टूडेंट्स बहुत कम जाते हैं इसकी तरफ। क्या एक्सपेंसिव है, ये मसला है या मुश्किल है? और जो लोग जाना चाहते हैं इसकी तरफ, प्लान कर रहे हैं, अभी फ्रेशली पास ऑन हुए हैं, उनको क्या मशवरा देंगे ACCA को लेकर आप? ACCA जो है बेसिकली एक ग्लोबल अकाउंटेंसी बॉडी है। तो क्योंकि पाकिस्तान में हमारी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अपनी एक बॉडी मौजूद है, तो लोगों में इतनी अवेयरनेस मौजूद नहीं है। जो लोग पाकिस्तान में रुकना चाहते हैं वो फिर इसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे नहीं होते। इस वजह से नाम से पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में जो ICAP ओके, तो जो ACCA की तरफ लोग ज़्यादा मुतवज्जे नहीं हो पाते, क्योंकि लोग जो पाकिस्तान में रुकना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो एक पाकिस्तानी रिकग्नाइज प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर लें। लेकिन जो ACCA आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर दे देती है। उस ग्लोबल एक्सपोजर का ये फ़ायदा है कि आप किसी भी टाइम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, या सिर्फ पाकिस्तान में भी बैठ के, आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप ऑनलाइन अपने क्लाइंट्स या फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर सकते हैं। सही। तो इट इज़ अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। ठीक हो गया। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स अब्दुल्ला? किस तरह से आगे इसको परस्यू करना है, और अभी आप आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं, किस तरह से इसको कर रहे हो?
जी, आजकल तो लम्स में मेरी क्लासेस भी चल रही हैं, सेमेस्टर चल रहा है, वो ख़त्म होने वाला है और उसके साथ ACCA की भी पढ़ाई चल रही है साथ। अभी मेरा एक एग्ज़ाम रहता है, उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। फ्यूचर प्लान्स मेरे ये हैं कि मैं आई वांट टू सी माई सेल्फ इमर्ज एज अ बिजनेस एज वेल एज अ सोशल लीडर। मैं कोई सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि मैं जिस मर्जी मरतबे पर पहुँच जाऊँ, जो मर्जी पोजीशन में हासिल कर लूँ, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक पॉजिटिव किरदार अदा कर। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम जब शो कर रहे थे ना, साथ साथ हमारी दीगर चीज़ें भी चल रही थी, जस्ट एंजॉइंग द कॉन्वर्सेशन। अब इस डिग्री के बाद हम पाकिस्तान के अंदर भी या वर्ल्ड वाइड भी हम जब अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स तो सेम नहीं है या कुछ फ़र्क है? जब आप अकाउंट्स बेसिक अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, द डेबिट क्रेडिट फार्मूलाज एंड ऑल, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और अब ये जो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, इसके अंदर कोई फ़र्क है? पाकिस्तान के अंदर जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ फ़र्क है? देखें, अकाउंटेंसी वर्ल्ड वाइड अब तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आ गई हुई हैं। हमारे वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें हम IFRS कहते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी इज़ नॉट ऑल अबाउट डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। अब जो टेक्नोलॉजी में जिस तरह इजाफा होता जा रहा है, बिजनेसेस की कम्प्लेक्सिटीज़ में इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो अब जो अकाउंटेंट्स हैं वो एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करते हैं। अकाउंटेंट्स बिजनेसेस को बताते हैं कि आपने किस जगह इन्वेस्ट करना है, आपने अपना बिजनेस किस तरह से चलाना है। और आपका मेजर भी यही रहा है, बिजनेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। जी, ये एग्जाम मैंने दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली उसी के आसपास घूमता है। ये ना सिर्फ बिजनेस रिपोर्टिंग पे फोकस करता है, बल्कि इस बात पे भी फोकस करता है कि एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपने किस तरह से रिपोर्टिंग को लेके चलना है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को आपने किस तरह से मैनेज करना है। अच्छा अब्दुल्ला, एक सवाल, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोग होते हैं जो अच्छे रहते हैं, उनका स्टडी बैकग्राउंड बड़ा अच्छा होता है, पढ़ाकू होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन इन पेपर्स में आके वो रह जाते हैं। क्या वजह है, क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि मुझे लगता है जब पेरेंट्स की सपोर्ट भी हो, सारा कुछ हो, एक टोटल आपको कंफर्टेबल या सूटेबल एनवायरनमेंट में मिला, बट स्टिल आप अक्सर लोग नहीं कर पाते। रीजन आपको क्या लगता है? लोग कहते हैं बूढ़े हो जाते हैं, इसलिए नहीं होता। मेरे ख्याल में लोग अटेंशन लूज कर देते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम्स हैं इनमें आपको कंटिन्यूसली बहुत देर तक पढ़ना पड़ता है। इट्स लेंथी बहुत। जी, बिल्कुल बहुत लेंथी है, तो आपको कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि वो मेंटल स्ट्रेस ले लेते हैं और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ और इन अदर वर्ड्स डिग्री को सर पे सवार कर लेते हैं। बिल्कुल। तो वो फोकस नहीं कर पाते। ई कॉमर्स आने वाले वक्त के अंदर भी और मौजूदा दौर में तो खैर वर्ल्ड वाइड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कुछ यूके की फर्म्स के हवाले से भी हमें पता चला, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स वो भी कोविड के अंदर इसलिए सर्वाइव नहीं कर पाए कि वो टोटली ई कॉमर्स के ऊपर या तो रिलाई नहीं कर पा रहे थे या उनकी प्रैक्टिसेस नहीं थी। वो छोटे बिजनेसेस जो पहले ऑनलाइन पे चल रहे थे उन्होंने बेहतर सर्वाइव किया, चाहे वो व्हाट्सएप बिजनेस ही कर रहे थे। तो इसको लेकर आपकी जो डिग्री है वो क्या चेंज लेके आ सकती है, और पाकिस्तान में जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कुछ सजेशन है आपके पास ई कॉमर्स को लेकर? देखें, जो टेक्नोलॉजी है उसने दुनिया को एक क्लिक के अवे पे कर दी। आप सारी दुनिया, आप जहाँ पे भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के एक गांव में भी मौजूद हैं, आप दुनिया के बड़े से बड़े शहर न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, यहाँ पे भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो आपने अगर सर्वाइव करना है तो ऑनलाइन तो मस्ट है। आपने मार्केटिंग भी ऑनलाइन करनी है और अपने प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन सेल करने हैं। और ACCA में भी मैं आपको बताऊं कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप का एग्जाम है उसमें ई कॉमर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा हमें पढ़ाया जाता है। अच्छा। और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। ज़बरदस्त। अब्दुल्ला, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई एक छोटा सा मैसेज हमारे देखने वालों को आप देना चाहो, जो आपकी तरह आगे इस तरह से आना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मेरे नज़दीक सक्सेस के 3 फैक्टर्स हैं, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला फैक्टर यह है कि आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा फैक्टर यह है कि आपने कंटिन्यूसली मेहनत करनी है और प्रोएक्टिव रहना है, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना है और उसके मुताबिक अपने आप को ढालना है। और तीसरी बात यह है कि आपने सक्सेस हासिल हो तो आपने हम्बल रहना है, और नाकामी हो तो आपने सब्र करना है। और ये अच्छा, कोई गिफ्ट मिला था टॉप करने पे बाबा की तरफ से, मम्मी की तरफ से? जी, मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मिल जाएगा। अभी मेरे ख्याल से दे आर वाचिंग यू। जी बिल्कुल। आपने मुझे वेलकम बैक। और बात करेंगे अब हम कोरोना की दूसरी लहर का। शुरू में हमने जिक्र किया था, मामला इतना चूंकि सीरियस है तो इसलिए हम बार बार इसका जिक्र करें, और अब थोड़ा KP की गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए, जो तालिब इल्म स्कूल नहीं आ रहे थे उनको वापस स्कूल्स लाने के लिए, कुछ असातिज़ा के लिए इंसेंटिव्स का भी ऐलान किया गया, जो कि दिए भी जा रहे हैं, और इन फ्यूचर कुछ टारगेट्स दिए गए हैं जिसके तहत ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। विद दैट KP गवर्नमेंट ने यह भी फैसला किया है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते उनको स्कूल लाने के लिए इकदाम किए जाए। लेकिन ये सवाल नर्मला अपनी जगह मौजूद है कि जो तजावीज़ वफाक की
जानिब से आई हैं स्कूल्स बंद करने की। इतनी मुश्किल से जब बच्चे स्कूल लाए गए हैं तो क्या दोबारा स्कूल बंद होंगे? बिल्कुल, इस हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ शहराम खान तकई हैं जो कि वजीर तालीम है KPK, उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया शहराम साहब आपने ज्वाइन किया। कोरोना की दूसरी वेव की बात की जाए तो बेकाबू होती चली जा रही है और वफाकी जो वजारत तालीम है उनकी जानिब से भी सूबों को तजावीज़ भेजी गई हैं कि 24 नवंबर से 31 जनवरी तक जो स्कूल्स हैं उनको बंद किया जाए। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी इस हवाले से कुछ गौर करी है या तजावीज़ पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है? देखिए, उनकी कंसर्न है, उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। मंडे को ये इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की थी, लेकिन एट दैट पॉइंट हमने कहा कि जी इस वक्त हालात इस तरह है कि हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ता सोचें इस पे और नेक्स्ट मंडे को फिर बैठ के इस पर डिसीजन लेंगे, सिचुएशन एनालिसिस करेंगे ग्राउंड पे, खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो अकॉर्डिंगली फिर उस पर डिसाइड किया जाएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो चीज़ें नॉर्मल रूटीन में चल रही हैं। मंडे तक क्या सिचुएशन होती है, केसेस को स्टडी करके स्कूल्स में क्या सिचुएशन है, ऑब्वियसली बच्चों की सेहत हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन तालीम उसके साथ साथ तालीम का चलना भी, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हमारी ख्वाहिश होगी कि स्कूल चलते रहें, लेकिन ऑब्वियसली जब मंडे को बैठेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह करे आप बेहतर नतीजे पे पहुंचे। आप वजीर सेहत भी रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के बहुत अरसे तक, और जो कैंपेन थी हेल्थ की, तहरीक इंसाफ की, उसको लीड करते रहे KP के अंदर, तो आप सेहत के मामलात को भी बहुत बेहतर समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी समझते हैं, और अब स्कूल्स और एजुकेशन की जिम्मेदारी है। जो बच्चे स्कूल नहीं आते शहराब, उनको स्कूल्स लाने के लिए आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, एक तो हम स्टाइपेंड स्टूडेंट्स के लिए स्टाइपेंड का प्रोग्राम है, उसको हम रन कर रहे हैं, और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं वो हम कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली एक सेकेंड शिफ्ट का प्लान किया है कि स्कूल में हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एकेडमिक ईयर से हम सेकेंड शिफ्ट शुरू करें, और इंशाल्लाह वहाँ पे स्पेशली जो बाहर जो स्कूल्स हैं जो दूर दराज में हैं, लेट्स से हायर सेकेंडरी है, हाई है या मिडिल है, प्राइमरी है लेकिन उससे ऊपर नहीं है, तो लड़कियां वहाँ नहीं जाते। लड़के अक्सर कम बेश, लेकिन लड़कियां ज़्यादा वो नहीं जाती दूर दराज इलाके होने की वजह से। तो उन्हीं स्कूलों में हम सिस्टम को और स्कूलों को अपग्रेड करें, मतलब हायर क्लासेस को उसमें पढ़ाएं, तो उनके करीब हम उस फैसिलिटी दें ताकि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं वो स्कूल में आए, जो नहीं जा सकते उनको भी आसानी हो, जो दूर है वो भी उधर आए। तो उससे सिस्टम एक तो एक कॉस्ट सेविंग होगी, दूसरी एक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं या जो मजबूरी किसी की वो नहीं जा सकते, मजबूरी है, तो वो करीब तरीन स्कूल में इंशाल्लाह सेकंड शिफ्ट में वो जा सकते हैं। तीसरी बात ये कि कुछ बच्चे दिन को जॉब्स करते हैं, तो ऑब्वियसली इकॉनमी है, मजबूरी है, गरीबी है, तो उस हिसाब से भी अगर दिन को वो जॉब करते हैं तो दोपहर को स्कूल आ सकते हैं। तो इट्स बेसिकली मिक्स ऑफ एवरीथिंग कि हम चाहते हैं कि बच्चों को हम एनरोल करें और उनको एजुकेशन अभी आपने लड़कियों की बात की, तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की बात की जाए, खसूसन लड़कियों की तालीम के लिए, उनकी एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमारे पिछले गवर्नमेंट से ही और अभी भी हमारा वही पॉलिसी है कि हम जितने स्कूल बना रहे हैं उसमें 70% हम गर्ल्स को दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा स्टाइपेंड प्रोग्राम है वो भी हम इंशाल्लाह वो जो है उसमें ज्यादातर लड़कियों को ही मिलता है कि 80% उनकी क्लास में हाजिरी हो महीने में, तो उनको पैसे मिलते हैं। मुख्तलिफ और प्रोग्राम्स होते हैं। तो मकसद ये है कि लड़कियों की तालीम पे हम तवज्जो दें और उसको हमारे जितने स्कूल्स बनते हैं, मैंने आपको कहा उसमें 70% क्योंकि लड़कियों की तादाद उसको इंक्रीज किया गया है ताकि उसका इकबाल लाया जाए लड़कों के साथ। तो अच्छा, ये स्टाइपेंड वाला कल्चर है, ये बहुत ज़बरदस्त है। शायद वाहिद KP गवर्नमेंट जी कर रही है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, अगर बाकी गवर्नमेंट्स कर रही हैं तो हाईलाइट होना चाहिए। हमें ये भी मालूम हुआ है कि आप असातिज़ा को भी स्टाइपेंड्स दे रहे हैं, असातिज़ा को भी आप कुछ फंड दे रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। इसको ज़रा एक तो एक्सप्लेन कर दीजिए और इसमें फर्दर प्लान क्या है KP गवर्नमेंट का? देखिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट स्कोर बोर्ड है और परफॉर्मेंस उसमें हम हर महीने उसको मॉनिटर करते हैं और रियल टाइम डाटा के थ्रू, जिसमें हमें पता चलता है कि टीचर की हाजिरी, बच्चों की हाजिरी, मुख्तलिफ और नॉन फंक्शनल स्कूल्स को फंक्शन करना, उनकी मिसिंग फैसिलिटीज, बाकी लर्निंग, ये वो। तो उसमें आज जो हमने एक प्रोग्राम कल किया, उसमें हमें ये पता चला कि जो हमारे पिछले महीने 1.5 महीने की जो हमने परफॉर्मेंस देखी उसमें टीचर की अटेंडेंस बहुत ही अच्छी थी, वो इम्प्रूवमेंट उसमें आई है। तो मैं टीचर्स का स्पेशली उनका मैं शुक्रिया अदा करूं। कोविड है, मुश्किलात है, तकलीफ है,
लेकिन हमारे टीचर्स माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, हमारे प्रिंसिपल डीओज को वो करते हैं, तो उसमें बड़ा पॉजिटिव उसमें इम्पैक्ट आया है और हमारी कोशिश है इसको अब और भी इम्प्रूव करें। तो ओवरऑल सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, कुछ चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और टीचर अटेंडेंस हमारी काफ़ी बेहतर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उनको खुसूसी शुक्रिया टीचर का, स्टाफ का और डीओस प्रिंसिपल सबका अदा करना चाहते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपकी तरजीहात बहुत अच्छी हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और अल्लाह करे कि आप इम्प्लीमेंट कर पाएं। और कोविड की सिचुएशन मुश्किल है लेकिन प्लानिंग अच्छी है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें सुबह सुबह ज्वाइन किया। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की और उसमें जानेंगे कि उस्मान जुल्फिकार आज हमें क्या बताने वाले हैं। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सप्रेसो हेल्थ एंड फिटनेस और मैं हूँ उस्मान जुल्फिकार। आज की सेगमेंट में हम एक कंप्लीट बॉक्सर्स वर्कआउट करेंगे। उस बॉक्सर्स वर्कआउट में आपकी शुरू हम करेंगे स्किपिंग से, जो जंप रोप पे होगी। लीड इन हम करेंगे शैडो बॉक्सिंग में, जो हमने पिछले सेगमेंट्स में भी किया। एंड फाइनली हम ख़त्म करेंगे हैवी बैग वर्कआउट से। आइए शुरू करते हैं हम स्किपिंग से। स्किपिंग के जो बेसिक से रूल्स हैं उसमें यह है कि आपने रोप की जो लेंथ है वो एक ही रखनी है। मैंने मूवमेंट जो करनी है मैंने अपने फोर आर्म से, मतलब इस तरह नहीं करनी, मैंने रिस्ट से करनी है इस तरह। सो रोप के मैं पकड़ूंगा इवनली इस तरह के, बस ज़मीन को ग्रेज कर रहा, एंड हाथ मेरे यूनिफॉर्मली ऊपर होंगे। एंड इफ़ यू कैन सी हाथों की लेंथ मेरी, हाइट मेरी एक ही है। जंप जो मेरी होगी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऑल आई नीड टू डू इज़ 1 से 1.5 इंच की छोटी सी जंप टोज के ऊपर से। ये कार्डियोवास्कुलर के लिए भी आपकी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको बॉक्सर्स को एक फुटवर्क डेवलप करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एंड एट द सेम टाइम आपका रिदम क्रिएट होता है एंड नीज पे हार्ड नहीं होती। ये आप करेंगे 2 मिनट का राउंड और 1 मिनट का रेस्ट। इसमें आप काफ़ी वेरिएशंस डाल सकते हैं। रशियन डांस स्टेप होता है, फिर आप स्प्रिंटिंग कर सकते हैं। बैक टू रेगुलर। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में जाएंगे शैडो बॉक्सिंग। शैडो बॉक्सिंग आपको पहले सेगमेंट्स में भी कराई है। वो अगेन एक बॉक्सिंग को मिमिक करती हुई एक्सरसाइज है जो आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ भी टारगेट कर रही है और मस्कुलर डेवलपमेंट भी कर रही है। तो इसी तरह आप रेगुलर अपने स्टांस में आए, आप पंचेस थ्रो करेंगे। पंचेस थ्रो करते हुए आपने हर पंच पे एक्सहेल करना है। सो आई विल गो 1-1 इसी को आप 2 मिनट की ड्यूरेशन के लिए करेंगे। अगेन 1 मिनट का गैप होगा आपका। एंड अगेन इसकी आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ भी कंप्लीटली टारगेट हो रही है और एक रिदम और एक वार्म अप बन जाता है। लास्ट आप स्टेशन पे जाएंगे बैग वर्क करने के लिए। हैवी बैग पे आपको ना ही तो सिर्फ कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ है, बट एक बैग को पंच करना वेट ट्रेनिंग के मुतरादिफ हो जाती है। सो ऑल यू नीड is a heavy bag and a pair of gloves. Heavy bag basically एक फाइटर का पहला अपोनेंट होता है। तो उसमें आप मिमिक कर रहे हैं उस मूवमेंट को कि आप अपोनेंट को फाइट कर रहे हैं, तो आप किस तरह उसके राउंड मूव कर रहे हैं, किस तरह उससे पंचेस थ्रो कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, श्रग कर रहे हैं, बैकअप हो रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ना ही तो सिर्फ उसमें आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ अप्लाई हो रही है, लेकिन जिस तरह ये मैंने एक पंच थ्रो किया, इसमें मेरी मिमिक हो रही है मूवमेंट ऑलमोस्ट बेंच प्रेस करने की। इसमें मेरे लैट्स भी एंगेज हो रहे हैं, हिप्स भी एंगेज हो रही हैं, सारी बॉडी आपकी इनकॉर्पोरेट हो रही है। उसमें आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी चैलेंज होती है और आपकी कार्डियोवास्कुलर एबिलिटी भी होती है। बैग वर्क करते हुए आपने कुछ चीज़ें जो जहन में रखनी होती हैं वो ये होती हैं कि आपका डिस्टेंस क्या है पंच का, कहाँ आपके कांटेक्ट हो रहा है पंच से, कौन से पंच का कितनी डिस्टेंस पे हो रहा है। अब जैसे जैब मेरा है फुल डिस्टेंस पे मेरा ये पंच है, क्रॉस के लिए मुझे थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट रह जाता है, तो आई विल स्टेप इन फॉर द पंच। दूसरी चीज़ आपने जो नोटिस करनी है, एक जहन में रखनी है कि आपने अपने पंच को पुश नहीं करना। पुश से मेरा मतलब है कि अगर आपने पुश किया है, पंच किया है, तो आपने उसको वहीं छोड़ नहीं दिया। You want to retract your punch as soon as आपका impact हो, like this. पंच आपका सीधा वापस मुंह पे आएगा।
अगेन जिस तरह आप शैडो बॉक्सिंग में कर रहे थे उसी तरह आपने हाई पंच पे एक्सेल करना है। तो वर्कआउट आपकी इस तरह बनेगी। अगेन ये हम 2 मिनट के राउंड करेंगे, उसमें 1 मिनट की ब्रेक लेंगे। सो आई स्टार्ट ऑफ। ये थी आपकी कंप्लीट बॉक्सर्स वर्कआउट। अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वैसे उस्मान को देख के लग रहा है मुझे भी कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, नहीं जरूरत पड़ सकती है, होना भी चाहिए। सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है। और वैसे भी किक बॉक्सिंग का और यूएफसी का ट्रेंड पाकिस्तान में बड़ा बढ़ता जा रहा है। लाहौर में तो एक बहुत बड़ा जिम मौजूद है, मुझे पता चला उसका। वेल, इस बारे में भी हम कभी बात करेंगे। उस्मान, थैंक यू वेरी मच सुबह सुबह हमें पंचेस दिखाने के लिए और बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना के पंचेस की, जो मुख्तलिफ सतह के ऊपर इस वक्त पड़ रहे हैं, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारा पोल भी था कि जो वफाकी हुकूमत ने तजवीज़ दी है स्कूल बंद करने की, वो किस हद तक आप समझते हैं कि दुरुस्त है या नहीं, क्या होना चाहिए या नहीं? जी, स्क्रीन पर आ चुके हैं रिजल्ट्स और 67% लोग कहते हैं हाँ, 25% लोग कहते हैं नहीं, जबकि 8% कहते हैं पता नहीं। और 8% के बच्चे नहीं है मुझे लगता है। हाँ, यही लगता है वो। वैसे बहुत सारे पता है बच्चे भेजे ही नहीं थे जब से स्कूल खुले हैं ना, बच्चे स्कूल भेजे ही नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा कि हमें नहीं भेजने, हम अभी मुतमईन नहीं है। खैर, आपकी कॉल है, बच्चों की हिफाजत कीजिए, लेकिन अगर भेज रहे हैं तो जो SOPs उसको फॉलो कर लें। और इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम हमारा खत्म होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग अस। आपसे हम इजाजत लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल यानी कि फ्राइडे को, और एज यूजुअल हम अच्छा सा शो प्लान करके आएंगे आपके साथ, ताकि आपका वीकेंड अच्छा गुजरे। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।